Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं प्रीवियस लेक्चर में से। अच्छा, हमारे क्वेश्चंस जो थे वो चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 से रिलेटेड वो डिस्कस नहीं हो सके थे, तो वो आज डिस्कस कर लेते हैं। पेज 262 क्वेश्चन 16 पे आइए। क्वेश्चन 16 ये क्या आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू बी अटैच्ड विद द बैलेंस शीट ऑफ ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को अंडरलाइन कीजिए। एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। कल हमने कंटेंट्स को तीन तरह से क्लासिफाई किया था, ठीक है। एवरी कंपनी, उसके बाद पब्लिक कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, और फिर लिस्टेड कंपनी। बताइए इसमें क्या पहले वाली लिस्ट आएगी एवरी, क्या दूसरी वाली लिस्ट आएगी, तीसरी वाली लिस्ट आएगी? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है तीसरी वाली लिस्टेड कंपनी वाली आइटम्स आएंगी? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है नहीं आएंगे? देखिए, डिपेंड करता है, कंपनी लिस्टेड हो तो आएंगी, अनलिस्टेड हो तो नहीं आएगी। चूंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया इसलिए हमें इफ करके लिखना चाहिए कि इफ कंपनी इज लिस्टेड तो ये जो इसका बिजनेस रिव्यू सेक्शन है उसमें ये चार चीजें भी इंक्लूड की जाएंगी। क्वेश्चन 17, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 रिलेटिंग टू ऑथेंटिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ऑथेंटिकेशन में दो चीजें आती हैं, अप्रूवल और साइनिंग। अप्रूवल कौन करेगा, साइन कौन करेगा? एक डायरेक्टर और एक चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इसमें आउट ऑफ पाकिस्तान वाली प्रोविजन तो नहीं है, वो किसमें प्रोविजन थी? ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑथेंटिकेशन ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं थी वो पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं थी मेरे भाई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तो ऑथेंटिकेशन होती नहीं है, वो किसको जमा करवानी है हमने? वो तो किसी को नहीं देनी भाई, वो ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चेक कर ले मेरे भाई, ऑथेंटिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। क्वेश्चन 18, आबशार लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी was incorporated on 1st April 2015. The directors are in the process of finalizing the annual accounts of company and have sought your advice with regard to directors report to be sent to members along with the annual accounts. Annual accounts किसको कह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। Under the provisions of Companies Act 2017, advise the director about the particulars to be set out in their report for submission to the members of the company. इसमें क्लियरली कह रहा है कि लिस्टेड कंपनी, तो इसमें हमने तीनों चीजें लिखनी है। ये क्वेश्चन 16 को ही समझ लीजिए कि उसने दोबारा पूछ लिया एक तरह से। जी, ये क्लियर हो गया 18, प्रॉब्लम तो नहीं। Question 19. Under the provisions of Companies Act 2017, it is the responsibility of the board to prepare directors' report for each financial year. The Act has further prescribed the minimum contents of such report. In the above context, list the matters which are required to be included in the business review section of the directors' report of a listed company. सिर्फ लिस्टेड वाले जो थे, जो बिजनेस रिव्यू सेक्शन वाले थे, तीसरा हमारा लिस्ट थी, सिर्फ वही यहाँ पे लिखने। जी, ये क्लियर है क्वेश्चंस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इनमें? चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं आपका अभी तक जितने कंसेप्ट पढ़े? आज का कंसेप्ट स्टार्ट करें। जी ब्रो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के नोट्स में सेकंड पार्ट ये डिस्कस हो तो गया था कल मेरे भाई कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसने उस एफिडेविट सबमिट करवानी होती है साथ में कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कर दी, डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दी हैं, ठीक है। ये कल कंसेप्ट डिस्कस हुआ था। प्राइवेट कंपनी 1 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एफिडेविट सबमिट करवाने, ठीक है। जब शायद किसी स्टूडेंट ने एफिडेविट का मतलब भी पूछा था, ठीक है। ये कल डिस्कस हो गया था मेरे भाई। आप कल क्लास में नहीं थे? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। अब क्लियर हो गया जी? और की क्वेश्चन? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारा कंसेप्ट
जो स्टडी करने जा रहे हैं वो ऑडिट से रिलेटेड है और हमारा ये कंपनी लॉ वाले पोर्शन में सेकंड लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कंपनी लॉ का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मर्केंटाइल लॉ की तरफ शिफ्ट करेंगे। और आपके टर्म टेस्ट में जो टर्म टेस्ट होगा उसमें कंपनी लॉ पूरा शामिल होगा, ये ज़हन में रखिए, ठीक है। जो आपका टर्म टेस्ट होगा जो शायद जो 14 दिसंबर को है, उसमें आपका कंपनी लॉ पूरा। और ये ज़हन में रखिए, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लेना समझ लेना लॉ पास करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपने 100% कंसेप्ट भी सारे कवर कर लिए। जिसने तो सिलेक्टिव स्टडी की वो तो सीधा ही फारग है ना। जिसने 100% कंसेप्ट याद कर लिए वो भी सफिशिएंट नहीं है पास होने के लिए। पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी करना पड़ती है इंक्लूडिंग केस स्टडीज़। हमारी कोशिश है कि पास जैसे जैसे किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं उसके रिलेटेड पास पेपर्स और केस स्टडी भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। लेकिन याद रखें ये डिस्कशन भी सफिशिएंट नहीं है पास होने के लिए। इससे आपको ये तो समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन क्या आप एक्चुअली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये जब तक रिटन फॉर्म में आप इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे ये पता नहीं चलेगा, वैल्यूएशन नहीं हो सकती। और रिटन फॉर्म में वैल्यूएशन के लिए हमारे वीकली टेस्ट होते हैं और टर्म टेस्ट वगैरह जो होते हैं। तो आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो बहुत ही पुअर है वीकली टेस्ट में, तो टर्म टेस्ट खास तौर पे याद रखिए अहम होता है। कंसेप्ट को समझ लेना याद कर लेना और चीज़ है, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करना और चीज़ है, और लिख के अटेम्प्ट करना और चीज़ है। तो अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीकली टेस्ट भी अटेम्प्ट करें, ख़ास तौर पे टर्म टेस्ट, क्योंकि टर्म टेस्ट होते हैं हमारे एग्रीगेट बेसिस पे, इसमें पुराने भी टॉपिक शामिल होते हैं। वीकली टेस्ट में तो आपको पता है सिर्फ लेटेस्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा होता है वही शामिल होता है, लेकिन जो असेसमेंट टेस्ट और टर्म टेस्ट होते हैं हमारे, इनमें प्रीवियस टॉपिक भी शामिल होते हैं। तो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है टर्म टेस्ट को अटेम्प्ट करना। इसलिए मैं पहले 10-12 दिन पहले बता रहा हूँ, ताकि अगर अभी आपका कोई चैप्टर वीक है उसको प्रिपेयर कर लें। वरना नॉर्मल स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते और एक्सक्यूज़ ये देते हैं सर हमारी तैयारी नहीं थी, तैयारी करके फिर टेस्ट देंगे। वो तैयारी कभी भी नहीं हो पाती और ना ही फिर वो टेस्ट देते हैं। टर्म टेस्ट 1 भी निकल जाता है, टर्म टेस्ट 2 भी निकल जाता है, मॉक जो है वो भी निकल जाता है। तो जहन में रखिएगा, अगर आप कंसेप्ट समझ लग भी गई है आपकी, साथ साथ पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो भी समझ रहे हैं आप, ये स्टिल सफिशिएंट नहीं है पास होने के लिए जब तक रिटन फॉर्म में आप प्रैक्टिस ना करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो वीकली टेस्ट होते हैं, हमारे टर्म टेस्ट होते हैं, ये रिटन फॉर्म में टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, इनको स्किप ना किया करें, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि जैसे इनसे कोई नुकसान नहीं है आपका स्किप करने से और अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये अटेम्प्ट करने से ही आपकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है आपने आंसर को, और केस स्टडीज़ को ख़ास तौर पे। वरना केस स्टडी ये तो समझ आ रही होगी एग्ज़ाम में बैठ के कि करना क्या है, लेकिन उसको लिखना कैसे है ये समझ नहीं आएगी आपको। तो आपने टर्म टेस्ट में अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करना है ज़रूर जी। स्टडी करने जा रहे हैं, अकाउंट्स वाला पोर्शन तो हमने पढ़ लिया। चैप्टर 27 में 2 चीज़ें थी, एक अकाउंट से रिलेटेड, एक ऑडिट से रिलेटेड। अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड पोर्शन कवर कर लिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं ऑडिट की। देखिए, ऑडिट को कंसेप्चुअली समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पहले कि ऑडिट होता क्या है। कंसेप्ट समझ आए तो फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स भी समझ आती हैं। कंसेप्ट समझे बगैर लीगल रिक्वायरमेंट समझ नहीं आएंगी, सिर्फ रट्टा ही लगेगा, ठीक है। तो उससे शायद वो रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर सके, लेकिन केस स्टडी अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। केस स्टडी के लिए बेहतर है, केस स्टडी के लिए ज़रूरी होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए पहले हम समझ लें कि ऑडिट होता क्या। देखिए, डायरेक्टर्स जो है ये बिजनेस के नॉर्मली ओनर्स नहीं होते, इनका काम बिजनेस को चलाना है। बिजनेस के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है। भाई जिसका पैसा है मालिक तो वही है, ओनर वही है। लेकिन अक्सर ओनर्स के पास टेक्निकल स्किल नहीं होती बिजनेस को चलाने के लिए। वो टेक्निकल एक्सपीरियंस, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस पर्सन को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स कि आप आके बिजनेस चलाएं। उन एक्सपीरियंस लोगों को, टेक्निकल लोगों को हम कहते हैं डायरेक्टर्स।
अगर तो किसी शेयर होल्डर के पास खुद ही टेक्निकल नॉलेज, एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, तो वो हो सकता है खुद ही शेयर होल्डर भी हो, खुद भी डायरेक्टर्स भी हो और बिजनेस को चला रहा हो। लेकिन नॉर्मली ऐसा कम होता है कि किसी बंदे के पास पैसे भी हों और स्किल भी हो, क्योंकि कंपनी छोटा मोटा बिजनेस चलाया जा सकता है। आप देखिए इर्द गिर्द छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उनमें जो बिजनेस को ओन कर रहे होते हैं नॉर्मली वही बिजनेस को चला रहे होते हैं। वो पॉसिबल इतने कम्प्लेक्स नहीं होते। लेकिन कंपनी जो बिजनेस है, कंपनी फॉर्म बिजनेस, ये कम्प्लेक्स होता है, बहुत सी रेगुलेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। इसीलिए नॉर्मली जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स होते हैं वो दूसरे लोगों को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को, कि वो बिजनेस चलाएं। अब शेयर होल्डर्स आपको पता है साल के बाद एजीएम होगी, फिर इकट्ठे होंगे। डायरेक्टर्स जो है वो पूरा साल डायरेक्शंस देते रहते हैं मैनेजमेंट को, दूसरे लोगों को, कि किस तरीके से काम करना है। शेयर होल्डर को कैसे पता चलता है कि डायरेक्टर्स ने सारा साल काम अच्छा किया या नहीं किया, या किस इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है? शेयर होल्डर को कैसे पता चलता है? शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है क्या होती है? वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कौन करता है? डायरेक्टर। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टर्स अपने कुछ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए शेयर होल्डर्स को गलत परफॉर्मेंस रिपोर्ट करें? हो सकता है एक्चुअली लॉस हो लेकिन वो इसको प्रॉफिट रिपोर्ट कर दें, या प्रॉफिट कम हो वो शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट कर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने खुद बनानी है। तो वो जानबूझ के या समटाइम अनजाने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, जिससे शेयर होल्डर को सही डिसीजन करने में मुश्किल आएगी। जाहिर है गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे शेयर होल्डर जो भी डिसीजन करेंगे वो भी गलत होगा। तो जरूरी है कि शेयर होल्डर्स की यकीन दहानी के लिए, शेयर होल्डर्स की यकीन दहानी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक इंडिपेंडेंट पर्सन, ऐसा बंदा जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब उसका कंपनी या डायरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे और फिर बताए शेयर होल्डर्स को कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। क्या ये इंडिपेंडेंट पर्सन वाली बात होना, ऑप्शन होना जरूरी है? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी ऑप्शन है। इस इंडिपेंडेंट पर्सन को कहते हैं ऑडिटर। ऑडिटर का काम क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है कि उसने डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है और बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या इनमें कोई गड़बड़ है। और किसको बताना है वाला? शेयर होल्डर्स को बताना है, डायरेक्टर्स को नहीं बताना, शेयर होल्डर्स को बताना है। ठीक है, पता डायरेक्टर्स को भी चल जाता है कि रिपोर्ट में क्या लिखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन बहरहाल जो रिपोर्ट ऑडिटर प्रोवाइड करता है वो किसको करता है? शेयर होल्डर्स को। तो हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट टॉपिक है कंपनी लॉ का, वो है ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिटर से रिलेटेड। इसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे एक कंसेप्ट होगा ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, एक कंसेप्ट होगा ऑडिट रिपोर्ट में कितनी बातें लिखी जाती है। एक तो मैंने आपको मोटी मोटी बात समझा दी, ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन इसके अलावा भी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ 4-5 चीजें और लिखी जाती हैं। वो क्या है, वो कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे। ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज भी पढ़ेंगे। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का जिक्र होता है वो भी पढ़ेंगे। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है वो भी पढ़ेंगे, और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है वो भी पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर जो है ये बेसिकली ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेट कर रहा है। इसमें हमने 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं। पहला कंसेप्ट हमारा होगा अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर को अपॉइंट या रिमूव करने की अथॉरिटी किसके पास है। ऑडिटर को अपॉइंट एंड रिमूव करने की, यानी ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन रिमूव कर सकता है। और दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रोसीजर क्या है। एक है अथॉरिटी क्या है अपॉइंट करने की या रिमूव करने की, एक कंसेप्ट क्या है, प्रोसीजर क्या है ऑडिटर को अपॉइंट एंड रिमूव करने का। ये 2 कंसेप्ट्स तो हम आज कवर करेंगे।
इसके बाद जो ऑडिट से रिलेटेड मजीद कंसेप्ट है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें का जिक्र आएगा, ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, और एक और अहम कंसेप्ट होता है, क्या हर बंदा ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है कि लॉ ने उसकी कोई क्राइटेरिया बताया हुआ है। भाई जिस तरह डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था, जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव का एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या उसी तरह ऑडिटर का भी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? बिल्कुल लॉ ने प्रेस्क्राइब किया है, वो पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ऑडिटर से रिलेटेड दो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से दो कंसेप्ट? अथॉरिटी कौन है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड, और दूसरा प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर का। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अथॉरिटी कि कौन पर्सन होगा जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है या रिमूव कर सकता है। आपके ख्याल में आपने जितना ऑडिट के बारे में अभी तक की डिस्कशन से समझा है, ऑडिटर को अपॉइंट किसको करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स कह लें, उसको एक ही बात है, शेयर होल्डर मेंबर्स को करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, आपको पता है हमेशा कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी होती हैं। प्रैक्टिकली मोर देन 90% केसेस में ऑडिटर को अपॉइंट करने वाला जो पर्सन होता है वो शेयर होल्डर ही होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी तो होती हैं, जैसे डायरेक्टर्स में हमने पढ़ा था, नॉर्मली डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर। लेकिन अगर फर्स्ट डायरेक्टर हो तो सबका, अगर कैजुअल वैकेंसी हो तो ये डायरेक्टर्स करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में उसी तरह ऑडिटर के केस में भी एक्सेप्शनल सिचुएशन है। यानी एक्सेप्शनल सिचुएशन से मुराद कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स के अलावा कुछ और लोग कर रहे होंगे। वो कुछ और लोग कौन होते हैं? या डायरेक्टर्स होते हैं या SCCP यानी कमीशन होता है। ठीक है, लेकिन हम तरतीब से कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे कि अपॉइंटमेंट किस तरह के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, तरतीब से। पहला कंसेप्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। भाई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है, कैरियर वैकेंसी फिल की जा रही है, किसी डिसक्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट किया गया था उसकी जगह पे अपॉइंटमेंट की जा रही है, या अपॉइंटेड ऑडिटर काम नहीं करना चाहता, छोड़ के चला गया, उसकी जगह पे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हर केस में अथॉरिटी डिफरेंट है। इसका मतलब एग्जाम में हमें गौर से देखना पड़ेगा कि वो कौन सा केस पूछ रहा है हमसे। पहला केस फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? याद रखें, फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स। कब? विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स। कब अपॉइंट करेंगे? विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते फर्स्ट ऑडिटर को, तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? कमीशन। और कमीशन के साथ टाइम मेंशन नहीं, कमीशन कभी भी अपॉइंटमेंट कर सकता है। ये कंसेप्ट समझ आया? और अब देखिए स्टूडेंट, कंसेप्ट आ रहा होता है फिर भी फेल क्यों होते हैं? जी भैया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स के साथ कि फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा। जरा इधर मेरी तरफ देखिए, एग्जाम में 2 नंबर के साथ क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन क्या है 2 नंबर के साथ? फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? जवाब दीजिए। डायरेक्टर्स करेंगे। देखिए फेल हो गए, आधा नंबर देगा 2 नंबर में से। हाँ जी, आपने प्रोविजन पूरी लिखनी है, ये नहीं लिखना डायरेक्टर्स। ये दरिया को कूजे में बंद नहीं करना, दरिया को दरिया ही रहने दें। हम लिखेंगे फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स विद इन इनकॉर्पोरेशन। डेज भी लिखने हैं, अभी भी पासिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात भी लिखनी पड़ेगी, अगर डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज अपॉइंट नहीं करते
SCCA भी अपॉइंट करेगा, फिर 2 मार्क्स का मटेरियल पूरा होगा, वरना नहीं। तो याद रखिए लीगल प्रोविजन जब कोई हमसे पूछता है उसमें जो एक्सेप्शंस होती हैं वो उसका लाजमी हिस्सा समझे जाते हैं। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन याद है आपको? मुझे नहीं लगता याद होगी। अच्छा, जब एसोसिएटेड कंपनी को डिफाइन करने को कहे बताइए एक्सेप्शन लिखनी है कि नहीं लिखनी है, चाहे अलहदा से पूछे ना पूछे, एक्सेप्शंस लिखने। तो एक्सेप्शंस डेफिनेशन का हिस्सा होती हैं। उसी तरह हमने लीगल प्रोविजन, एक्सेप्शन के बगैर लीगल प्रोविजन कंप्लीट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट किसको कहते हैं भला? पहले के बाद जो भी ऑडिटर होगा वो सब्सीक्वेंट ऑडिटर कहलाएगा। वो दूसरा भी हो सकता है, वो 5वां भी हो सकता है, वो 50वां भी हो सकता है। 50वां ऑडिटर भी सब्सीक्वेंट ऑडिटर ही है। जो फर्स्ट ऑडिटर नहीं है वो सब्सीक्वेंट ऑडिटर है। तो सब्सीक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर। कहां अपॉइंट करेंगे? एजीएम में। याद आया कुछ? ऑर्डिनरी बिजनेस 6 एग्जाम्पल थे। ये मेरे भाई जो मुसलसल लॉ को पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे। मेरे भैया मुझे बताइए ऑर्डिनरी बिजनेस के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? 6। शाबाश। नहीं यार, मेरा भाई हर हफ्ते रिवीजन नहीं कर रहा ना, बस फिर ठाकुर ला तो गयो। क्यों नहीं रिवीजन कर रहे यार? टाइम नहीं मिला? रिक्शा चलाते हैं क्या? क्यों नहीं टाइम मिला? क्या करते क्या? उबर चलाते हैं। अच्छा, क्या था वो कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर था कि नहीं था? लेकिन याद रखें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में फर्क है। क्या फर्क है? बस जो स्टूडेंट ये फर्क बताएगा 50 रुपए इनाम। हाथ उठाना है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में, ऑर्डिनरी बिजनेस में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी है और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स भी है, लेकिन दोनों में फर्क है। जो स्टूडेंट बताएगा उसको 50। हाथ उठा। जी मेरे भाई, एक ही स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट। डायरेक्टर है ना सर, जब उसकी टर्म पूरी होगी तब होगा सर, 3 साल के बाद। ऑडिटर है वो हर साल। शाबाश। जो ऑडिटर है इसकी अपॉइंटमेंट हर साल होती है, लेकिन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट टेन्योर पूरा होने का। यानी हर एजीएम में डायरेक्टर का इलेक्शन हो जरूरी नहीं, जब होंगे ऑर्डिनरी बिजनेस होगा, लेकिन हर एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो ये जरूरी है। तो सब्सिडियरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मेंबर। कहाँ करेंगे? एजीएम। फर्ज कीजिए एजीएम में अगर अपॉइंटमेंट नहीं की जाती, मेंबर्स कहते हैं नहीं ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना, फर्ज कीजिए, तो फिर कौन करेगा अपॉइंटमेंट? कमीशन। सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्लियर हो गया जी? चलिए नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी। ये कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? ऑडिटर अपॉइंट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा था, काम करते करते इतना काम किया, मर गया वो। कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई। कैजुअल वैकेंसी की जगह पे कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए। अब खुद सोचिए, क्या इस एक मकसद के लिए सारे पाकिस्तान से शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करें? आपने कहा नहीं, आप ऐसा कीजिए, इस सूरत में मेंबर्स को तकलीफ ना दीजिए, बल्कि कैजुअल वैकेंसी फिल कर लेंगे कौन? डायरेक्टर्स। कब करेंगे? लेकिन विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अगर डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं करते, फिर कौन करेगा? कमीशन। अच्छा मुझे बताइए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी को और 15 अप्रैल को डायरेक्टर को याद है, ओहो ऑडिटर को तो अपॉइंट ही नहीं किया, उन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। क्या सही किया? नहीं कर। क्यों? फर्स्ट ऑडिटर 90 डेज में, जब टाइम निकल गया तो अब कमीशन के पास पावर है, उनके पास तो है ही नहीं। उस तरह कैजुअल वैकेंसी है, 35 दिन बाद ख्याल आया हो कैजुअल वैकेंसी फिल करनी थी, नहीं कर सके, कमीशन करेगा। करेक्ट। फिर इफ डिसक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड। अब देखें, हमें अभी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं पड़ा,
लेकिन जहन में रखें, अगर मेंबर्स डिसक्वालीफाई, ऐसा पर्सन जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेट नहीं करता, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेट नहीं करता, उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर दें, सॉरी ऑडिटर, उसको डायरेक्टर अपॉइंट, उसको ऑडिटर अपॉइंट कर दें। ऐसा पर्सन जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेट नहीं करता, मेंबर क्या करें, उसको ऑडिटर अपॉइंट करें। एससीसीपी को बहुत गुस्सा आता है, कहता है आपको इतना ही नहीं पता कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो एससीसीपी कहता है ऐसे पर्सन की अपॉइंटमेंट वाइड। और इस केस में अब जो दूसरा ऑडिटर होगा, इसको कौन अपॉइंट करेगा, कमीशन। लेकिन यहां पे एक छोटा सा फर्क है, डिसक्वालिफाइड पर्सन को तो डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है। डायरेक्टर भी समटाइम होता है ना, डिफेक्टो डायरेक्टर, याद है टर्म, ये एक तरह से डिफेक्टो ऑडिटर है। डिफेक्टो डायरेक्टर और डिफेक्टो ऑडिटर में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, उसके जो पास्ट एक्ट थे वो वैलिड होते थे, फ्यूचर में क्या, इसका क्या था, शुरू से ही फर्क है, शुरू इसके पास्ट एक्ट भी वैलिड नहीं होंगे। डायरेक्टर के साथ हाथ नरम रखा ऑडिटर को, क्योंकि इसकी ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन है ना। चलिए नेक्स्ट, इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, क्या जिस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट किया गया वो ऑडिट के दौरान में वो कह नहीं मेरा नहीं दिल कर रहा ऑडिट करने को, मैं जा रहा हूं, वो अपना काम पूरा किए बगैर जा सकता है। याद रखें, ऑडिटर को मिड टर्म यानी दौरान में वो खुद भी जा सकता है और उसे निकाला भी जा सकता है, दोनों काम। नहीं, ये कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी। कैजुअल वैकेंसी होती है डेथ या डिसक्वालिफिकेशन। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, डेथ या डिसक्वालिफिकेशन। इसके साथ लिख देता हूं, इज इक्वल टू डेथ या डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन, अगर वो ऑडिटर जो है अनविलिंग टू एक्ट है, यानी वो अब रिजाइन करना चाह रहा है, विड्रॉ करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है। इस सूरत में न्यू अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये कैजुअल वैकेंसी नहीं मेरे भाई, यहां तक क्लियर। अथॉरिटी, अब अथॉरिटीज तो क्लियर हो गई। आई कैप जहन में रखिएगा, इस कंसेप्ट को दो तरह से पूछ सकता है। पहला तरीका, हु शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, हु शैल फिल कैजुअल वैकेंसी, हु शैल फिल कैजुअल वैकेंसी, कोई नहीं बोलेगा। और हाँ, बाद में कमीशन, ठीक है, दोनों बातें पूरी कर। इसी क्वेश्चन को दूसरे अल्फाज में आई कैप कैसे पूछ सकता है, इसी कंसेप्ट को कहेगा बताइए कौन सी सिचुएशन है जिसमें डायरेक्टर्स की, जिसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर करेंगे। एक मिनट ठहरिए, अभी देखते हैं। भैया बताइए कौन सा केस है जिसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर करेंगे, और कोई नहीं बोल। गलत, फेल जी। कौन से केसेस है जिसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स करेंगे, फर्स्ट ऑडिटर की, और इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी फेल। बताइए जी, डायरेक्टर्स किन केसेस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे, यहीं से कंसेप्ट निकलेगा। लेकिन आई कैप ने घुमा के अब ऑडिटर वाइज नहीं चला, अब अथॉरिटी वाइज क्वेश्चन बनाया जी। भाई फर्स्ट डायरेक्टर विद इन 90 डेज, ये किसने बोलना था, फर्स्ट डायरेक्टर में तो कमीशन भी आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद शाबाश, कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज। और इसी तरह अगर पूछ ले बताइए वो कौन से केसेस हैं जिसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एससीसीपी करेगा, सारे, शाबाश, मिल गए पूरे नंबर। लाइन तो बनाए मेरा भाई, लाइन मुझे पता चले लाइन बनानी आती है कि नहीं। पहली एग्जांपल सुनिए, ये लिखेंगे कि एससीसीपी कब अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। पहला फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज। इफ डायरेक्टर्स डू नॉट अपॉइंट ऑडिटर देन अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय कमीशन। ये पूरी लाइन। भाई सिर्फ कमीशन का पूछा, सिर्फ कमीशन का बताओ, डायरेक्टर्स का क्यों बता रहे हो। हमारी लाइन क्या होगी सुने,
केसेस कौन से हैं? जब अपॉइंटमेंट कमीशन करेगा, पहला फर्स्ट ऑडिटर की हेडिंग, इफ डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट ऑडिटर विद इन 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सिक्वेंट में इफ मेंबर फेल टू अपॉइंट ऑडिटर एट एजीएम। कैजुअल वैकेंसी में इफ डायरेक्टर्स फेल टू फिल कैंसिल वैकेंसी विद इन 30 days। ठीक है, इसलिए इफ डिसक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड, फिर इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट। उसको सारा नहीं, जो रेलिवेंट है वही बताओ ना। नेक्स्ट कंसेप्ट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को एक दफा अपॉइंट किया, क्या उसे रिमूव किया जा सकता है? इसमें दो केसेस हैं। एक होता है रिमूवल एट एजीएम, जो नॉर्मल केस है। हर ऑडिटर जब उसका टेन्योर क्या होता है वाला ऑडिटर का, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके नेक्स्ट एजीएम, 1 साल नहीं कह रहा, बनता तकरीबन कमोबेश 1 साल ही होगा, लेकिन 1 साल नहीं कह रहा। क्या पीरियड है ऑडिटर का? फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। टिल कंक्लूजन ऑफ अगली एजीएम। क्या अगली एजीएम आगे पीछे भी तो हो सकती है, एक्सटेंशन भी तो हो सकती है। टिल कंक्लूजन, तो वो तो है नॉर्मल केस एजीएम में, ठीक है। और दूसरा वो तो ऑटोमेटिकली रिमूव। क्या मिड टर्म यानी एजीएम से पहले उसको रिमूव किया जा सकता है ऑडिटर को? कहता है बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कैसे? थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। कैसे? मेंबर्स की क्या डायरेक्टर्स की? ये तो लिखा ही नहीं हुआ। तो स्पेशल रेजोल्यूशन होती ही मेंबर्स की है। डायरेक्टर्स के लिए तो टर्म बोलते हैं 3/4 मेजोरिटी, स्पेशल रेजोल्यूशन थोड़े बोलते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से मिड टर्म रिमूवल पॉसिबल है। मिड टर्म रिमूवल का मतलब समझ आ गया आपको? टेन्योर पूरा होने से पहले। फिर कह रहे लेकिन इस केस में जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। विद किसके साथ? विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन के साथ। अपॉइंटमेंट कौन करेगा मिड टर्म रिमूवल के केस में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब है मेंबर्स मिड टर्म के केस में रिमूवल तो कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, रिमूवल तो मिड टर्म रिमूवल तो कैसे करेंगे? टेन्योर क्या है? फ्रॉम डेट ऑफ टिल कंक्लूजन ऑफ। अच्छा, ये टेन्योर किस वाले ऑडिटर का है? फर्स्ट का है, सब्सिक्वेंट है, कैजुअल वैकेंसी? सबका। सबका नहीं, सबका यही है, सबका यही है। यानी कैजुअल वैकेंसी के केस में भी उसका टेन्योर क्या होगा? जिस दिन अपॉइंटमेंट हुई तब से लेके कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक। रिम्यूनरेशन, फीस, पैसे कौन डिसाइड करेगा? जो अपॉइंट कर रहा है। मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो मेंबर्स, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स, कमीशन अपॉइंट कर रहा है तो कमीशन। ठीक है, कौन डिटरमिन करेगा ऑडिटर की रिम्यूनरेशन फीस? जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। डायरेक्टर्स करेंगे तो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे फीस, कमीशन करेगा तो कमीशन डिसाइड करेगा रिम्यूनरेशन, और बाकी सारे केसेस में मेंबर्स करेंगे। बाकी सारे केस रहते कौन से हैं? जो मेंबर ही रह गया, बाकी और कौन है? तीसरी चौथी अथॉरिटी कोई नहीं अपॉइंट करने वाली। तीन ही तो अथॉरिटी है, मेंबर करेगा, डायरेक्टर करेंगे, कमीशन करेगा। नहीं, कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं। जी, यहाँ तक क्लियर? जी। नहीं, आधे पैसे नहीं, अपॉइंटमेंट भूल गए, वाइड आधे पैसे नहीं मिले, वो फारग है जो छोड़ गया। ठीक है, उसको कोई फीस नहीं मिलेगी। फीस तो उसी को मिलेगी ना, काम पूरा करेगा। आप साथ वाले से इस्त्री ठीक करवाने जाए, वो इस्त्री आधी खोल के आपको कहे नहीं मेरे से नहीं हो रही, और फिर कहे जो पैसे अगर आधे देता, आधे पैसे देंगे? नहीं पैसे देंगे यार, हमने भी नहीं देंगे। जी, रिमूवल के केस में भी देखिए, पैसों के पूरे लॉ में, ये जो लॉ होता है ना, इसमें नॉर्मली फीस वगैरह से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं होते इतने। कोई आप फीस के बारे में ना सोचे कि इस केस में फीस कौन देगा, इसमें लीगल प्रोविजन पे फोकस करें। ठीक है, वो फीस अल्लाह ताला पूरी करने वाला है, रोजी अल्लाह ताला के हाथ में, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना, लेकिन मिल जाएगा। जी, अथॉरिटी क्लियर हो गया? सीखा क्या हमने? कि इस सिचुएशन में
कि इन सिचुएशंस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं भला? प्रोसीजर कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी कैसे। और ये प्रोसीजर याद रखें, वो जो मोर देन 90%, आप खुद में 1 2 3 4 5 केस हैं, आप बताइए आपके हाल में प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा कौन सी पॉसिबिलिटी होती होगी? सब्सिक्वेंट वाली। तो ये प्रोसीजर जो लिखा गया है ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के हवाले से लिखा गया है कि एजीएम में जो नॉर्मल तरीकाकार से अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होगी, नॉर्मल तरीकाकार। सबसे पहले तो चीज ध्यान में रखिए कि जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का वही प्रोसीजर है रिमूवल का, और ये प्रोसीजर एजीएम वाला है, एजीएम वाली अपॉइंटमेंट का है सब्सिक्वेंट। जो एग्जाम में चाहे आपसे पूछे प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर लिखो, चाहे लिखे प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर लिखो, दोनों सूरतों में एक ही बात है, क्योंकि जिस प्रोसेस से नया ऑडिटर अपॉइंट होता है उसी प्रोसेस से पुराना ऑडिटर जो है रिमूव भी होता है। तो प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर या प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ये दोनों एक ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट कहता है जी स्टार्ट कहां से होगी कहानी। कहता है सबसे पहले डायरेक्टर्स एक ऑडिटर को प्रपोज करेंगे किसी भी पर्सन को कि सर नेक्स्ट टर्म के लिए इस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए। कौन प्रपोज करेगा? डायरेक्टर प्रपोज करेंगे। और ये जहन में रखिएगा कि ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। ये ना आपके सर आपने तो कहा था कि मेंबर्स करते हैं, मेंबर ले रिकमेंड ये करेंगे। वो एग्जिस्टिंग ऑडिटर को भी जो रिटायर हो रहा है इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, इसकी जगह किसी और ऑडिटर को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो एक रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये रिकमेंडेशन देने के 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, जिस पर्सन को नॉमिनेट कर रहे हैं डायरेक्टर, जिस पर्सन को रिकमेंड, भाई उससे भी तो मंजूरी ले लें कि वो ऑडिटर बनना चाहता भी है कि नहीं। तो पहले डायरेक्टर्स उस पर्सन से कंसेंट लेंगे, कंसेंट मिल गई तो फिर वो रिकमेंड करेंगे मेंबर्स को। और कैसे रिकमेंड करेंगे? क्या एजीएम में रिकमेंड करेंगे कि एजीएम से पहले? बिल्कुल एजीएम से पहले करेंगे, ठीक है। और नोटिस भेजेंगे किसको? मेंबर्स को भी और रिटायरिंग ऑडिटर को भी। रिटायरिंग ऑडिटर कौन है भला? जो अभी रिटायर हो रहा, ठीक है, उसको भी नोटिस भेजेंगे। कैसे? एजीएम के नोटिस के साथ, एजीएम का 21 दिन पहले। वो जो एजेंडा होता है उसमें लिख देते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जो रिटायरिंग ऑडिटर, अगर वो वही है रिटायरिंग ऑडिटर, ये इसको दोनों को नोटिस भेज दिया, मेंबर्स को भी और रिटायरिंग ऑडिटर को भी, ठीक है। रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंटमेंट के लिए भी हो सकता है एलिजिबल, और उसकी जगह पे किसी दूसरे पर्सन को भी ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लाजमी नहीं हर साल ऑडिटर बदला जाए। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोसीजर स्टार्ट कहां से होगा? डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे। कंडीशंस क्या हैं? 2। पहले कंसेंट ले ले किससे? प्रपोज्ड ऑडिटर से, जिसको नेक्स्ट टर्म के लिए प्रपोज किया जा रहा है। दूसरा, नोटिस भेजे। किसको नोटिस भेजे? मेंबर्स को और रिटायरिंग ऑडिटर को, एजीएम के नोटिस के साथ, यानी 21 दिन पहले। फिर अच्छा, डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर सकते हैं किसी पर्सन को एज ऑडिटर, क्या मेंबर्स भी नॉमिनेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मेंबर्स भी अगर नॉमिनेट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कौन से वाले मेंबर्स? देखिए इस रिकमेंडेशन नॉमिनेशन में और ये ऊपर वाली में फर्क है। ऊपर वाली रिकमेंडेशन थी बोर्ड की तरफ से, डायरेक्टर्स की तरफ से, ये वाली रिकमेंडेशन है मेंबर्स की तरफ से।
तो कौन से वाले मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं? जिनके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो, इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट मिला के। जिसके पास 12% शेयर होल्डिंग है वो भी नॉमिनेट कर सकता है, जिसके पास 6% है, दूसरे के पास 7% है, दोनों इकट्ठा होकर भी एक पर्सन को ऑडिटर नॉमिनेट कर सकते हैं। जिसके पास 7% शेयर्स हैं वो नॉमिनेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो 10% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, फिर उसी तरह कंसेंट ऑब्टेन करनी चाहिए। अगर मेंबर्स भी नॉमिनेट कर रहे हैं, जिस पर्सन को भी रिकमेंड कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, उससे उसकी रजामंदी तो ले लेनी चाहिए, कंसेंट। तो मेंबर्स भी कंसेंट लेंगे प्रपोज्ड ऑडिटर से, कंसेंट दे तो फिर उसे प्रपोज किया जाएगा, वरना नहीं। नेक्स्ट, नोटिस टू कंपनी 7 days बिफोर एजीएम। अब जिस तरह डायरेक्टर्स ने जिसको रिकमेंड किया, बाकी मेंबर्स तक इतला पहुंचाना जरूरी था ताकि वो फैसला करके आए कि हमने इसको अपॉइंट करना है कि नहीं। अगर कोई मेंबर नॉमिनेट कर रहा है, क्या ये इतला भी बाकी मेंबर्स तक पहुंचना जरूरी है? जरा सोच के बताइए कि ये इतला जो मेंबर प्रपोज कर रहा है वो खुद बाकी मेंबर्स को देगा कि कंपनी के थ्रू पहुंचाई जाएगी इतला? इसीलिए जो प्रपोज कर रहा है ये इतला देगा कंपनी को, कंपनी फिर आगे जाके वो इतला दूसरे मेंबर्स तक पहुंचाएगी। यानी कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं या कंपनी सेक्रेटरी है वो ये इतला आगे पहुंचाएगा। तो यहां पे कह रहा है कि डायरेक्टर ने अगर मेंबर्स ने रिकमेंड करना है, उनके पास 10% शेयर होल्डिंग हो, कंसेंट ऑब्टेन कर ली गई हो प्रपोज ऑडिटर की, और नोटिस भिजवाना है कंपनी को 7 days बिफोर एजीएम, एजीएम से 7 दिन पहले। और फिर उसके बाद जब कंपनी को नोटिस मिलेगा तो फिर कंपनी ये नोटिस सेंड करेगी किसको? रिटायरिंग ऑडिटर को भी, और पोस्ट करेगी वेबसाइट पे। मुझे बताइए वेबसाइट पे पोस्ट करने का मकसद क्या है? ताकि मेंबर्स तक इतला पहुंच जाए, क्योंकि अभी देखें 7 दिन से भी कम का टाइम है तो पता नहीं उनके पास नोटिस पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। तो टाइम कम हो तो कम्युनिकेशन का बेहतरीन तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी वेबसाइट पे अपलोड कर लेगी कि मेंबर्स ने भी ये रिकमेंडेशन दी है, ताकि सारे मेंबर्स को इतला मिल जाए। यहां तक क्लियर? 2 लोगों ने रिकमेंडेशन दी, डायरेक्टर्स ने। डायरेक्टर्स के लिए रिकमेंडेशन देना लाजमी है, मेंबर्स के लिए लाजमी नहीं है। कुछ देना चाहे रिकमेंडेशन तो देना चाहे दे दे, वरना लाजमी नहीं। थर्ड स्टेप, राइट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। क्या जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है, अब देखें उस बेचारे के पास ये नोटिस भी पहुंचा, इधर भी नोटिस पहुंचा, अगर तो वो डिफरेंट है, अगर वो कोई और है, उसी ऑडिटर को रिअपॉइंट नहीं किया, डिफरेंट है, तब ये कंसेप्ट आएगा। अगर तो उसी बंदे को जो पिछले साल का किया है तो फिर तो वो हैप्पी है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर जिसको प्रपोज किया गया वो ऑडिटर कोई और है, रिटायरिंग ऑडिटर कोई और है, तो लॉ ने रिटायरिंग ऑडिटर को एक खुसूसी हक दिया है। क्या? कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मौक़िफ़ बाकी के मेंबर्स के सामने रख सके कि मुझे क्यों ना निकाला जाए, मुझे क्यों ना निकाला जाए। ये है रिटायरिंग ऑडिटर का राइट कि वो मेंबर्स के सामने अपना मौक़िफ़ रख सकता है कि सर देखें ये जो डायरेक्टर्स ने ये रिकमेंड किया ना किसी और बंदे को ऑडिटर, ये इसलिए किया है क्योंकि मैं इनकी चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेहतरीन तरीके से वेरीफाई करता हूँ, इसीलिए मेरे से तंग है, मैं तो आपके हक की बात करता हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ना निकालें और अगली टर्म के लिए भी रिअपॉइंट। ये अपना बाकी मेंबर्स का फैसला है कि वो क्या करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं, किसको नहीं, लेकिन कम से कम इसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने का मौका तो मिलना चाहिए। इसलिए लॉ ने कहा इसके पास मौका है। क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन लिख सकता है इन राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन लिख सकता है इन राइटिंग। जो भी इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है राइटिंग रिटर्न फॉर्म में लिखे और एजीएम से कम 2 दिन पहले कंपनी में जमा करवा दे, कंपनी के पास जमा करवा दे।
फिर ये कंपनी के ऊपर लाजिम हो जाएगा कि वो डायरेक्टर्स के ऊपर, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर या कोई और जो कंपनी में ऑफिसर है कि इंश्योर करे इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा जा रहा है कहाँ, एजीएम में। अच्छा बताइए, एजीएम में इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा जाना चाहिए जो रिटायरिंग ऑडिटर ने दी है, ताकि बाकी के मेंबर्स को इसका मौका पता चल जाए। बताइए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से पहले के बाद में, पहले बाद में तो उसका मकसद ही बहुत हो जाएगा। पहले बिफोर अपॉइंटमेंट, बिफोर अपॉइंटमेंट, क्लियर होगी ये बात। फिर इसके बाद अगर रिटायरिंग ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन दी उसने इन राइटिंग, तो फिर लाजमी है कि वो मीटिंग को अटेंड भी करे, मौजूद भी हो। रिटायरिंग ऑडिटर या उसका रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में मौजूद हो। हम जब राइट्स पढ़ेंगे ना, राइट, उसमें कंसर्ट पढ़ेंगे। राइट और ड्यूटी में फर्क होता है। राइट है मर्जी है काम करे, मर्जी है ना करे। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, लाजमी है कि ये काम करना है, लाजमी है। सुनिएगा, जनरल मीटिंग को अटेंड करना, जनरल मीटिंग को अटेंड ऑडिटर का राइट है, चाहे तो करे ना करे। लेकिन दो सूरतों में ड्यूटी बन जाती है इसकी। एक, अगर लिस्टेड कंपनी हो, और दूसरा अगर उसने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग सबमिट करवाई हो। क्योंकि अगर वहां पे वो डायरेक्टर्स भी जाहिर है चुप थोड़ी बैठेंगे, वो अपना आर्गूमेंट देंगे, तो इधर से इसका भी मौकफ मजीद क्लैरिफाई करने के लिए कोई बंदा मौजूद होना चाहिए। जी, ये रिप्रेजेंटेशन दे दे। इसके बाद क्या होगा, एजीएम आ गई। एजीएम में क्या होगा, मेंबर्स रेजोल्यूशन के जरिए से, यानी मेजॉरिटी के जरिए से डिसाइड कर लेंगे उन्होंने किस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करना है। भैया छोड़ दे, वो छोटी चीज है, इधर बड़ा कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है, कहीं नहीं जाते। वो मेंबर्स रेजोल्यूशन के जरिए से डिसाइड करेंगे कि किस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करना है। और वो चाहे तो एग्जिस्ट जो रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर दें, वो चाहे तो जिसको रिकमेंड किया है किसी और को उसको अपॉइंट कर लें, उसकी मर्जी है। जिसको भी अपॉइंट किया, एजीएम के बाद विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार को इतला देनी है। रजिस्ट्रार को इतला देनी है। कब इतला देनी है, विद इन 14 डेज। किसके 14 डेज के बाद, अपॉइंटमेंट यानी एजीएम के। जी, ये प्रोसीजर कुछ क्लियर हुआ। अच्छा, बुक में शायद ये प्रोसीजर 2 दफ़ा लिखा गया है, तो 1 दफ़ा काट लीजिए। ये जो हमारा प्रोसीजर है लास्ट वाला, पेज 264, इसमें 5 और 6 में एक ही चीज़ 2 दफ़ा आ गया, तो 5 काट दीजिए, या दिल करे 6 काट लें। मेरे ख्याल में 5 जो है तो एक ही बात। हाँ 6 ठीक है। हाँ, फर्क सिर्फ ये है, 5 वाला वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है और 6 वाला एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझते हैं ना, तो कौन सा ज्यादा आसान होता था, एक्टिव वॉइस। इसीलिए 6 को रहने दे, 5 को काट दे, वरना है एक ही बात, कोई फर्क नहीं है दोनों में। जी, क्लियर हो गया है कंसेप्ट। क्विक रिवीजन हो जाए, नहीं तो फिर पास पेपर डिस्कस करते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं, नहीं रिवीजन नहीं है, पास पेपर ही डिस्कस होंगे। चलिए आइए, और हैं भी क्वेश्चन ज्यादा, इसका मतलब है कि ये आई कैप का फेवरेट एरिया लग रहा है, क्वेश्चन भी ज्यादा है। इस दफा नहीं, इस दफा भी, इस दफा क्या है, क्वेश्चन 20 पेज 263 में। क्वेश्चन 20, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनी दैट 2017 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट ऑडिटर कौन बाइंड करेगा, डायरेक्टर्स विद इन, नहीं करते तो कमीशन। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स मेंबर एट एजीएम, नहीं करते तो कमीशन। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, नहीं करते तो कमीशन। नो अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट नहीं की जाती एजीएम में, कमीशन। करेक्ट।
फिर कह रहा है क्वेश्चन 21, डायरेक्टर्स ऑफ सनशाइन लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी इंटेंड टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनी 2017 एडवाइज द डायरेक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है एडवाइस कीजिए। पहला पार्ट, टाइम फ्रेम विद इन विच द फर्स्ट ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड विद इन 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन with the persons who may or may not be eligible for appointment as auditor। इसके साथ लिख दीजिए पेंडिंग, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन से रिलेट कर रहा है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर के बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 22, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स डायरेक्टर्स विद इन 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन वरना कमीशन। क्वेश्चन 23, ये आई कैप का क्वेश्चन है। कह रहा है नरेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच एससीसीपी बिकम्स एम्पावर्ड टू अपॉइंट ऑडिटर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। बताइए वो कौन सी सर्कमस्टेंस है जब एससीसीपी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। इफ डायरेक्टर्स डोंट अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर विद इन 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑडिटर 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, if auditor is not appointed by members at AGM। तीसरा, if casual vacancy is not filled by directors within 30 days। इसके बाद if disqualified person is appointed, और fifth, if appointed auditor is unwilling to act। 24, इससे अच्छा नहीं था रिवीजन नहीं कर लेते आप, बार बार क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। 24, in the light of the Companies Act 2017 describe the circumstances under which auditor of a company may be appointed by persons other than the shareholder of the company। बताइए डायरेक्टर्स की बात करेंगे, कमीशन की बात करेंगे, दोनों की, दोनों की बात करेंगे। कह रहा है अदर देन शेयर होल्डर्स, दोनों की बात करेंगे, कमीशन की भी और डायरेक्टर्स। 25, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 रिगार्डिंग रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे रिम्यूनरेशन शैल बी डिसाइडेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बल्कि बताएंगे इफ ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स देन बाय डायरेक्टर्स, बाय कमीशन देन कमीशन, इन ऑल अदर केसेस। केस ही बाकी एक ही बचता है मेंबर्स का। 26, ये भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है तवाना प्राइवेट लिमिटेड TPL वाज इनकॉर्पोरेटेड on 10 July 2015 with a paid up capital of ₹5 million। TPL's management intends to appoint Mr. Fakhir as the first auditor of the company under the provisions of Company Act 2017 advise the director whether Mr. Fakhir can be appointed as first auditor of TPL। क्या मिस्टर फाहिर अपॉइंट किया जा सकता है जी? इसमें क्या मसला है? ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें लिखेंगे नॉर्मली ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट होते हैं। तो अगर ये मिस्टर फाहिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो फिर अपॉइंट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। हाँ ये पेंडिंग लिख दें, ये एलिजिबल। हु मे अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर एंड फिक्स देयर रिम्यूनरेशन। यहां पे ये नहीं लिखेंगे जो अपॉइंट करेगा वो ही, यहां पे डायरेक्टर्स लिखेंगे क्योंकि अपॉइंट यहां पे डायरेक्टर्स कर रहे हैं। हाँ क्योंकि हमारा कंसेप्ट है फर्स्ट ऑडिटर के केस में हो सकता है डायरेक्टर अपॉइंट ना कर सके विद इन 90 days, और कमीशन का भी जिक्र करते हैं। तो रिम्यूनरेशन में डायरेक्टर कमीशन दोनों का जिक्र करेंगे, अब मेंबर्स का नहीं करेंगे क्योंकि मेंबर तो यहां पे कर ही नहीं सकता। आल्सो सेट टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम भी बता देंगे हम साथ। 27, under the company 2017 what will be the term of the auditors appointed in the first annual general meeting from date of appointment till conclusion of next AGM। briefly state the situation under which the auditor may cease to hold office before expiry of the above term। किन सिचुएशन में ऑडिटर जो है वो ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। अब ये वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली सिचुएशन है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल आ गया। या यहाँ पे ये मिड टर्म रिमूवल की बात भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर उसको उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या उसे रिमूव कर दिया जाए तो फिर वो ऑफिस होल्ड नहीं करेगा अपना। क्वेश्चन 28,
Arif and company chartered accountants were to be reappointed as auditors at the AGM of Rose Limited, an unlisted company. Meeting was held on October 31st, 2007 but stood adjourned without discussing the appointment of auditors. Explain the legal position of the auditors in such a situation. बताइए क्या ऑडिटर ऑडिट रहेंगे? ऑडिटर अभी देखे मीटिंग एडजॉर्न हुई है, कंक्लूड नहीं हुई। अब बताइए, अब देखिए अगर तो कंक्लूड हो जाती ना, खत्म हो जाती, तो फिर तो ये वाला ऑडिटर इसका टेन्योर खत्म और अगला ऑडिटर कमीशन अपॉइंट करता। ये मीटिंग हुई है एडजॉर्न अभी, यानी अभी मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकी कंप्लीट, आधे मैटर्स डिस्कस हो गए, आधे रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ऑडिटर करंटली भी ऑडिटर है, टेन्योर पूरा नहीं हुआ। क्यों? मीटिंग कंक्लूड, आपने देखा नोट किया होगा मैंने टेन्योर लिखवाया था टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो क्या एजीएम कंक्लूड हो गई? जो एडजॉर्न हुई वो कंक्लूड तो नहीं हुई। एडजॉर्न का मतलब है कि आधे मैटर्स आज डिस्कस हो गए, आधे मैटर अभी रहते थे, वो उन्होंने कहा अच्छा हम 2-3 दिन के बाद दोबारा, हाँ ठीक है, दूसरी किस्त एजीएम की, ठीक है, अभी कंप्लीट। जब एजीएम का टाइम रखा था 5 बजे तक सारे मामला नहीं डिस्कस हो सके, फिर क्या करें, उनको बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, डिस्कस नहीं हुए फार कि उन्हें 2-3 दिन के बाद दोबारा बैठ जाना चाहिए सबको, इसे एडजॉर्नमेंट कहते हैं। जी बिल्कुल जी भैया, आप दोनों स्टूडेंट अभी ठहरिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 जो है ना, इसके क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म।